रोहन समझ जाता है कि निकिता ही शायद उनकी रियल बॉस है। शायद इसीलिए मिस्टर सिंह हमेशा उसका साथ देते हैं। लेकिन अभय अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था। अभय, तो तुम अब हमारी रियल बॉस बनने की एक्टिंग करने लगी और मिस्टर सिंह आप इसमें इसका साथ दे रहे हैं। वैसे इसके बदले इस लड़की ने आपको क्या ऑफर किया? उसकी बात सुनकर निकिता की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वहीं मिस्टर सिंह भी गुस्से से अभय को डोट देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभय के जैसे बेवकूफ इंसान को इतनी बड़ी कंपनी में कैसे हायर कर सकते हैं। वहीं रोहन तो मन ही मन अभय को कोस रहा था। निकिता, मिस्टर रोहन, क्या वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जा चुका है? रोहन, नो मैम, आपकी वजह से वह प्रोजेक्ट हमें ही मिला है। अभय गुस्से से, हो ही नहीं सकता, जरूर इस लड़की ने मिस्टर मेहरा को सेड्यूस किया होगा और अब यहाँ पर बैठकर हमारी बॉस बनने की कोशिश कर रही है। उसकी बात सुनकर निकिता गुस्से से उसे देखने लगती है। मिस्टर सिंह मन में, पता नहीं मैंने क्या देखकर इससे अपनी कंपनी में जॉब भी दे दी, पता नहीं बस मेरे साथ क्या करेंगी। निकिता गुस्से से खड़ी होती है और अभय को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे अभय दोबारा जमीन पर गिर जाता है। निकिता अपनी हील्स की नोक को उसके हाथ पर रखकर मसलने लगती है और बोलती है, क्या कहा था तुमने? मेरी जैसी लड़कियां बस मेकअप करते हुए और किचन में अच्छी लगती हैं। तुम्हें जिसने पैदा किया वह भी एक औरत ही थी और मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें लड़कियों की इज्जत करनी नहीं आती। वो अपने गार्ड्स को बुलाती है और बोलती है, मिस्टर अभय को यहाँ से ले जाओ और तब तक टॉर्चर करो जब तक इन्हें यकीन नहीं हो जाता कि मैं इनकी बॉस हूँ। गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभय उनसे चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पास मत आना वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और इस लड़की को तो मैं जान से मार दूंगा। इतना बोलकर वो निकिता को पीछे धक्का देता है और खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह से मारने जाते हैं, जिसे देखकर रोहन और मिस्टर सिंह बुरी तरह डर जाते हैं। निकिता उन गार्ड्स से अभय को ले जाने को कहती है। वो गार्ड्स जैसे ही अभय को लेकर कैबिन से बाहर जाते हैं तो सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। कैबिन साउंड प्रूफ था, इसीलिए किसी को भी नहीं पता था कि अभय की ऐसी हालत क्यों थी। कैबिन, रोहन, प्लीज मैम उसे माफ कर दीजिए। निकिता, ये ऑफिस है मिस्टर रोहन, आपका घर नहीं, इसलिए ये भाईचारा घर पर दिखाइएगा। आप इस कंपनी के अच्छे एम्प्लॉय हैं और आपने इस कंपनी को के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ। लेकिन किसी को भी मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना आपका हाल आपके अभय से भी बुरा होगा। रोहन, डोंट वरी मैम, प्रॉमिस करता हूँ कि किसी को भी आपके रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। निकिता, गुड। वो और रोहन कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। तभी विपिन आकर पूछता है, आप दोनों कब आए और वो गार्ड्स अभय को कहाँ ले गए हैं? बाकी सब भी सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तभी पीछे से आते हुए मिस्टर सिंह बोलते हैं, मिस्टर अभय ने हमारी कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की डिटेल दूसरी कंपनी को दी, जिसकी वजह से हमें काफी लॉस हुआ। इसीलिए मिस्टर अभय को उनकी गलती की पनिशमेंट मिली है। अब आप सब अपना अपना काम करिए। आशी, यकीन नहीं होता कि अभय सर ने धोखेबाजी की, लेकिन अच्छा ही हुआ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। विपिन भी उसकी बात पर सहमत होता है, क्योंकि अभय का रवैया किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। वह खुद को ही बस इंटेलिजेंट समझता था। वहीं रोहन को उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकता। वह सब फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। सनशाइन स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे।
ईशी और ईशु दोनों स्कूल में ही बने गार्डन बैठी हुई थी क्योंकि निखिल ने बोला था कि वो आज आने में लेट हो जाएगा। तभी शुभी अपने छोटे छोटे कदमों से भागते हुए उनके पास आती है और क्यूटली बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर क्यों बैठी हो, तुम्हें घर नहीं जाना? ईशी अंकल ने बोला है कि उन्हें आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए हम दोनों उनका वेट कर रहे हैं। शुभी, तो मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर उनका वेट करती हूँ। इशिता, उसकी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। शुभी मुंह बनाते हुए, तुम हमेशा रूड क्यों होती हो? कल से मैं तुम्हारे लिए लंच में शुगर लाया करूंगी। इशिता, शुगर क्यों? शुभी, तुम्हें इतना भी नहीं पता, शुगर बहुत स्वीट होती है और उसे खाने के बाद तुम भी स्वीट बोलने लगोगी। उसकी बचकानी बातें सुनकर इशिता उसे घूरने लगती है। वहीं इशिका खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शुभी, तुम गुस्से में बिल्कुल मेरे आदि अंकल जैसी लगती हो। वो भी मुझे कभी कभी तुम्हारे जैसे ही घूरते हैं। इशिता, शट अप यू सिली गर्ल। तभी शुभी का ड्राइवर वहां पर आता है और बोलता है, लिटिल मिस, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। शुभी उन दोनों को बाय बोलती है और ड्राइवर के साथ बाहर चली जाती है। उसके जाते हैं इशिका बोलती है, दीदू मैं मम्मा से बोलूंगी कि आज से वह आपको एक्स्ट्रा शुगर खिलाना शुरू करें। इतना बोलकर वह हंसने लगती है। इशिता उस घूरते हुए, अगर तुम अपने लिए पनिशमेंट नहीं चाहती तो दांत दिखाना बंद करो। शुभी जैसे ही गेट के बाहर निकलती है उसकी नज़र स्कूल के बाहर खड़ी कार में बैठे एक इंसान पर पड़ती है जिसे देखकर वह खुशी से चिल्लाती है, आदित्य मामू। वह ड्राइवर का हाथ छुड़ाकर कार की तरफ भागने लगती है। वहीं आदित्य जो हमेशा सीरियस रहता था, शुभी को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह कार से उतरकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। शुभी भागते हुए आती है और उसे गले लगा लेती है। शुभी, मामू मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आदित्य, और वो क्यों? शुभी, क्योंकि आप मुझसे मिलने नहीं आए। आदित्य, मैंने तो सोचा था कि आज मैं आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा, लेकिन आप तो मुझसे गुस्सा है। आइसक्रीम खाने की बात सुनकर शुभी का गुस्सा मानो हवा हो जाता है क्योंकि आइसक्रीम उसका पहला प्यार थी। वह बोलती है, वैसे तो मैं आपसे गुस्सा थी, लेकिन अब जब बात आइसक्रीम की है तो मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन आपको मेरी फ्रेंड्स को भी आइसक्रीम खिलानी होगी। वह अभी भी यहीं पर है, चलो मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। तभी नील बोलता है, लिटिल प्रिंसेस, क्या आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? शुभी बोलती है, मैं आपसे गुस्सा हूँ क्योंकि आप भी मुझसे बहुत दिनों से मिलने नहीं आए, लेकिन आप मुझे बाद में चॉकलेट दे दीजिएगा, फिर मैं मान जाऊंगी। नील, ओके। आदित्य, प्रिंसेस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर से बोलकर आपके दोस्तों को बुलवा ले रहा हूँ। शुभी, नहीं, मुझे उनके पास जाना है। सभी आदित्य का हाथ पकड़कर उसे गार्डन की तरफ ले जाने लगती है। वहीं गार्डन में इशिता और इशिका बैठी हुई थी। तभी उनका एक सीनियर जिसकी उम्र 13 साल की थी, वह आकर इशिता से बोलता है, यू ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इशिता उसे अजीब तरह से घूरने लगती है और फिर उसे इग्नोर करके अपनी बुक पढ़ने लगती है। वह लड़का चिढ़ जाता है और बोलता है, देखो, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए तुम जितना चाहो चॉकलेट खा सकती हो। ईशी हंसते हुए अपने सामने खड़े उस लड़के को देख रही थी जो उसकी खड़स बहन को प्रपोज कर रहा था और उसे चॉकलेट्स का लालच दे रहा था। उसकी बात सुनकर इशिता को गुस्सा आने लगा था। वो बोलती है, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो यहाँ से जाओ और मुझे पढ़ाई करने दो। उसकी बात सुनकर उस लड़के के पास खड़े उसके दोस्त उस लड़के पर हंसने लगते हैं। वो लड़का गुस्से से इशिता की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाते ही फिसल कर नीचे गिर जाता है।
इशिता उस पर हंसते हुए, तो खुद को तो संभाल नहीं सकते और मुझे प्रोटेक्ट करने चले हो। सबको खुद पर हंसता देख वो लड़का गुस्सा हो जाता है और उठकर इशिता को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन इशिता बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वो उस लड़के का हाथ मोड़कर उसकी पीठ पर लगा देती है और उसे झटक कर उसकी पीठ पर एक किक मारते हैं, जिससे वह लड़का थोड़ी दूरी पर जाकर किसी से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इशिता और इशिका जैसे ही उस शख्स की तरफ देखते हैं तो उन दोनों के ही आंखें गहरी हो जाती हैं और उनमें गुस्सा दिखाई देने लगता है। इशिता और इशिका जब आदित्य को वहां पर देखती हैं तो दोनों की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। जो शायद आदित्य भी महसूस कर पा रहा था, वह कंफ्यूजन से अपने सामने खड़ी और दोनों लड़कियों को देखने लगता है। तभी शुभी भागते हुए उन दोनों के पास आती है और इशिता का हाथ पकड़कर बोलती है, ईशु तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बिल्कुल आदि मामू के जैसी, क्या तुम मुझे भी फाइटिंग सिखाओगी? इशिता, जो सुभी को आदित्य के साथ देखकर कंफ्यूज थी, उसे समझ में आ जाता है कि शायद आदित्य शुभी को जानता है। वो अपना हाथ शुभी से छुड़ा लेती है और बोलती है, मैं तुम्हारे मामू के जैसी नहीं हूँ और ना ही कभी बनना चाहती हूँ। वो लड़का और उसके दोस्त आदित्य को वहां देखकर भाग जाते हैं। आदित्य और नील भी इशिता और ईशिका के पास आते हैं। इशिका एकटक आदित्य को ही देख रही थी। वह मन में सोचती है, ओह माय गॉड, माय डैडी इज सो हैंडसम। लेकिन उसे याद आता है कि आदित्य ने निकिता को छोड़ दिया था और उसका किसी और के साथ अफेयर भी है, तो वह मन में सोचती है, नो ही इज सो बैड। आदित्य एकटक अपने सामने खड़ी इन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन्हें देखकर उसे सुकून का एहसास हो रहा था, लेकिन जब वो उन लड़कियों की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नाराजगी देखता है तो उसे अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस होता है। वह मन में सोचता है, मुझे इन दोनों लड़कियों को देखकर इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है और ये मुझे गुस्से से क्यों घूर रही है? क्या मैं इन्हें जानता हूँ? शुभी आदित्य से, मामू ये दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये इशिता है और यह इशिका। आदित्य उन दोनों लड़कियों को देखता है जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, जिससे वह थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा था। आदित्य, हेलो, लेकिन वो दोनों उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखकर आदित्य को बहुत अजीब लगता है। शुभी, मामू सोना ऐसी ही है, वह किसी से ज्यादा बातें नहीं करती। लेकिन ईशी, तुम मामू से बात क्यों नहीं कर रही हो? ईशिका शुभी को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोलती है, मम्मा ने बोला था कि स्ट्रेंजर्स से बातें नहीं करते हैं और हम तो तुम्हारे मामू को जानते भी नहीं हैं। शुभी, इतनी सी बात, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये मेरे मामू है। ईशिका उसके गाल खींचते हुए, ओके क्यूट गर्ल। ईशिका आदित्य से बोलती है, हेलो अंकल। ना जाने क्यों पर आदित्य को उसके मुंह से अंकल सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे हेलो बोलता है। इशिका मन में सोचते हैं, यह तो बिल्कुल यीशु दीदी के जैसे ही है, खड़ूस और एक्सप्रेशन में। तभी इशिता इशिका का हाथ पकड़कर बोलती है, हमें चलना चाहिए, शायद अब तक ड्राइवर अंकल आ गए होंगे। इससे पहले वह दोनों जाते हैं। शुभी उनसे बोलती है, नहीं, पहले तुम दोनों मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी और मैं बाहर ही थी, अभी तक तुम दोनों को लेने के लिए कोई भी नहीं आया है, तब तक तुम लोग मेरे साथ चलो। इशिता, हमें आइसक्रीम नहीं खानी, लेकिन सुबह बार बार उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। हार मानकर वो दोनों उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। शुभी नील से भी उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है। वो सभी स्कूल के बगल में बने हुए आइसक्रीम पार्लर में चले जाते हैं। तभी वहां पर वेटर आकर आदित्य को ग्रीट करता है, क्योंकि ये आइसक्रीम शॉप आदित्य की ही थी जो उसने शुभी के लिए खरीदी थी। शुभी सभी के लिए उनकी फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर करती है।
लेकिन तभी इशिता उसे रोकते हुए बोलती है, मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, इसीलिए मुझे ब्लैक कॉफी दे दीजिए। उसकी बात सुनकर वेटर आदित्य और नील उससे घूर कर देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी एज के बच्चों को आइसक्रीम और चॉकलेट्स पसंद होती थी। लेकिन उसके सामने बैठी लड़की का ऑरा उसके उम्र के बच्चों से काफी अलग था। आदित्य को वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। नील उससे बोलता है, बेटा अभी आप छोटे हो, आपको वह कॉफी नहीं पीनी चाहिए। इशिता उसे घूरते हुए, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या पीना चाहिए और क्या नहीं। नील उसके डायरेक्ट जवाब देने पर चुप हो जाता है और मन में सोचता है, लड़की कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। वेटर उन लोगों का ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। इशिका और शुभी आपस में बातें करने लगती हैं। वहीं इशिता उन सभी को इग्नोर करके अपने बैग से अपना फोन निकालती है और चलाने लगती है। आदित्य का पूरा ध्यान इशिता और इशिका की हरकतों पर ही था। उसे इशिका बहुत मासूम और चुलबुली लग रही थी, वहीं इशिता उसे शांत मगर अपने जैसी कठोर लग रही थी। वह मन सोचता है, इस लड़की का एटीट्यूड वाकई में कमाल है। इशिता अपने चेहरे पर आदित्य के नजरें साफ महसूस कर रही थी, जिससे उसे इरिटेशन हो रही थी। वह भी उसे घूरने लगती है और बोलती है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ, इसीलिए अब आप मुझे घूरना बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर आदित्य थोड़ा हड़बड़ा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वह इशिता से बोलता है, तुम इतनी देर से मुझसे इतनी रूड होकर बात क्यों कर रही हो? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम्हें हर्ट हुआ हो? इशिता, पता नहीं पर मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं आए। आदित्य उस बच्चे के मुंह से यह सब सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वहीं नील को तो हंसी आ जाती है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है और मन में सोचता है, ये लड़की एकदम बॉस के जैसी है। आज बॉस को पता चलेगा जब वो डायरेक्टली दूसरों की इंसल्ट करते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। आज मिला है शेर को सवा शेर। आदित्य जो इतनी देर से इशिता से बहुत प्यार से बात कर रहा था, वह अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोलता है, तुम छोटी बच्ची मेरी इंसल्ट कर रही हो? क्या तुम जानती भी हो कि मैं हूँ कौन? तभी वेटर वहां पर सबका ऑर्डर भी ले आता है और सर्व कर देता है। शुभी और ईशिका अपनी आइसक्रीम खाते हुए उन दोनों की कोल्ड वॉर एंजॉय करने लगते हैं। नील भी अपनी कॉफी पीते हुए उन्हें देखने लगता है। इशिता, मैंने एक मैगजीन में आपके बारे में पढ़ा था कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उसके अलावा आपका कई लड़कियों के साथ अफेयर भी रहा है। उसकी बात सुनकर आदित्य के हाथ जो कॉफी लेने के लिए उठे थे वो जम जाते है और वह इशिता की तरफ देखने लगता है। वहीं नील जो कॉफी पी रहा था वह उसके मुंह से निकल जाती है और वो खांसने लगता है। आदित्य उसे घूरते हुए, तुमसे किसने कहा कि वह सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड्स है? और मीडिया वाले तो कुछ भी छपते रहते हैं। इशिता, भले ही मीडिया वाले कुछ भी छपते हैं, लेकिन अगर यह खबर गलत होती तो आप जरूर इस खबर को गलत साबित कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आदित्य, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें करती हो? इशिता, क्योंकि मेरे अंदर दिमाग है और मैं उसका यूज करना जानती हूँ, इसीलिए मैं समझदार हूँ। इसका मेरी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इशिता की बात सुनकर आदित्य स्पीचलेस हो गया था। तभी इशिका बोलती है, उनसे आर्गुमेंट करना बंद कीजिए दीदी, वह उनकी पर्सनल लाइफ है, इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। वह इशिता को यह बताना चाहता था कि सच में उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर नहीं है। उसने आज से पहले किसी और को सफाई देना जरूरी नहीं समझा था, लेकिन आज उसे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने इस खबर को नहीं हटवाया। वह चाहता था कि उसके सामने बैठी लड़कियां उसे कभी गलत ना समझे। इशिका और शुभी जल्दी से अपनी आइसक्रीम फिनिश करती हैं और इशिता भी अपनी कॉफी फिनिश कर लेती है।
तभी इशिता वेटर को बुलाकर उसे अपनी पॉकेट से निकालकर कार्ड देती है और बोलती है, मुझे बिल पे करना है। नील उस बच्ची के हाथ में वो सिल्वर कार्ड देखकर हैरान होता है। यही हाल आदित्य का भी था। नील और आदित्य के लिए सिल्वर कार्ड कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके डायमंड कार्ड्स के आगे वह सिल्वर कार्ड कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की हो रही थी कि उनके सामने बैठी 6 साल की बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और तो और उसके पास एटीएम कार्ड भी है। आदित्य, तुम्हें बिल पे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉप मेरी हो है। इशिता, यह शॉप आपकी है मिस्टर मेहरा, हमारी नहीं। इसलिए हम यहाँ का बिल पे करेंगे, क्योंकि मुझे किसी और का एहसान लेना बिल्कुल पसंद नहीं। इतना बोलकर वह वेटर के हाथ में पकड़ी हुई मशीन में अपना कार्ड स्वैप कर बिल पे कर देती है। इशिका शुभी से बोलती है, बाय शुभी, आइसक्रीम के लिए थैंक यू, अब हम कल मिलेंगे। इतना बोल वह भी अपनी सीट से खड़ी होती है और इशिता का हाथ पकड़ लेती है। वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। वहीं आदित्य बहुत ध्यान से उन दोनों को देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह उन दोनों को हमेशा के लिए अपने पास रोक ले। उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर ये अजीब से इमोशंस कहाँ से आ रहे थे। उन्हें जाता देख नील बोलता है, यह लड़की तो सच में छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 6 साल के बच्चे के अंदर किसी 26 साल की लड़की की आत्मा घुस गई है। पर जो भी कहो, दोनों बहुत ज्यादा क्यूट है। इनके पेरेंट्स के जीन्स वाकई में कमाल होंगे। तभी शुभी बोलती है, मामू अब हम लोग भी चले। आदित्य मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ चलो। वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर अपनी कार के पास आ जाता है। वह देखता है कि इशिता और इशिका रोड साइड खड़ी है। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है और वो दोनों उसमें बैठ जाती है। शुभी जब देखती है कि आदित्य का ध्यान कहीं और है तो उसका कोट पकड़कर खींचने लगती है और बोलती है, मामू आप कहाँ पर खोए हो, चलो मामा वेट कर रही होगी। आदित्य उसे कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। नील कार स्टार्ट कर देता है। रास्ते भर शुभी उन दोनों को इशिता और ईशिका के बारे में ही बता रही थी, जिसे वो दोनों भी बहुत ध्यान से सुनते रहते हैं। वहीं मेहरा कॉरपोरेशन काया कंपनी आती है और आदित्य के कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि बॉस और नील दोनों एक कंपनी में नहीं है। सुनकर काया सोचते हैं, मैंने पता किया था आदित्य की इस वक्त कोई मीटिंग भी नहीं थी, फिर वह कहाँ पर गया होगा। तभी वह उसी एम्प्लॉय से पूछती है, रोजी आज द फैशन कंपनी के साथ जो मीटिंग थी क्या वह हो गई? रोजी, जी मैम, और कल से ही इस प्रोजेक्ट में जुड़े सभी लोग मेहरा कंपनी आकर काम करेंगे। यह सुनकर काया थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आदित्य उस कंपनी के साथ काम करेगा। तभी काया बोलती है, क्या तुम मुझे उन लोगों की नाम की लिस्ट दिखा सकती हो जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे? रोजी, जी मैम, मुझे पता है। कल मिस आशी, मिस्टर विपिन और मिस निकिता यहाँ आएंगी और इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। रोजी के मुंह से निकिता का नाम सुनकर तो काया के गुस्से से पागल ही हो जाती है। वह गुस्से से बोलती है, फिर से ये लड़की, मैं इसे जान से मार दूंगी। उसे चिल्लाता देख उसके आसपास के सभी एम्प्लॉयज उसकी तरफ देखने लगते हैं। रोजी जल्दी से काया को शांत कराती है और उसे लेकर दूसरी जगह चली जाती है जहां पर ज्यादा लोग नहीं थे। रोजी काया को लेकर दूसरी जगह जाती हैं और धीरे से पूछती हैं, मैम क्या आप उस लड़की को जानती हैं? काया, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि आदित्य की एक्स-वाइफ है। यह सुनकर रोजी हैरान हो जाती है। रोजी, मैम, अगर आदित्य सर फिर उनके साथ है, इसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं, क्योंकि काया कशकर उसका गला पकड़ लेती है।
काया अपने दांत पीसते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रोजी हाँ में सिर हिलाने लगती है। काया जैसे ही उसका गला छोड़ती है तो रोजी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और बोलती है, ऐसा ही होगा मैम, और आप चिंता कीजिए, आप ही मिसेज मेहरा बनेगी। काया, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि अगर मैं आदित्य की वाइफ बन गई तो मैं तुम्हारी शादी नील से जरूर करा दूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। रोजी खुद से बोलती है, ये औरत कितनी ज्यादा घटिया है, लेकिन मुझे क्या, इससे मुझे ही फायदा है क्योंकि नील मेरा हो जाएगा। रोजी नील की सेकंड असिस्टेंट थी और उसे नील पर क्रश भी था। काया इसे आदित्य पर नजर रखने और उसके आसपास की लड़कियों को दूर रखने के लिए पैसे भी देती थी और उसने वादा भी किया था कि अगर वो आदित्य की वाइफ बन जाएगी तो वो उसकी और नील की सेटिंग करा देगी। काया गुस्से से अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और बोलती है, बहुत शौक है ना तुम्हें आदित्य की जिंदगी में वापस आने का। आज मैंने तुम्हें ऐसे बेइज्जत करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वो अपनी कार निकिता की कंपनी की तरफ मोड़ लेती है। कुछ घंटे बाद बॉक्सिंग क्लब। इशिता गुस्से में लगातार पंचिंग बैग पर पंचेस मारे जा रही थी। वहीं उसके बगल में खड़ी इशिका मायूसी से उसे देख रही थी। इशिका उसे रोकते हुए बोलती है, बस करो दीदी, अब तो इस बेचार पंचिंग बैग को भी दर्द होने लगेगा। आप किसी और को गुस्सा इस बेचारे पंचिंग बैग पर क्यों निकाल रही हो? उसकी बेफिजूल की बातें सुनकर इशिता उसे घूरने लगती है। इशिता, अगर तुम पनिशमेंट नहीं चाहती तो फिर अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इशिका, दिदू मम्मा बोलती है कि जिन लोगों से हमें मतलब नहीं होता उनके बारे में सोच कर या उनके बारे में बात करके अपना हाथ खून नहीं जलाना चाहिए। इसलिए आप भूल जाओ कि हम कभी उनसे मिले भी थे। इशिता अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे भी उसकी बात सही लगती है। तभी वहां पर ट्रेनर आ जाता है और उन्हें वर्कआउट कराने लगता है। द फैशन कंपनी काया की कार निकिता के कंपनी के सामने आकर रुकती है। वह कार से उतरकर कंपनी के अंदर चली जाती है। उसे सब जानते थे कि मेहरा कंपनी के साथ होने वाली डील में मेन मॉडल काया है, इसीलिए कोई उसे नहीं रोकता। काया वहां खड़ एक एम्प्लॉय से पूछती है, मुझे मिस निकिता से मिलना है, क्या तुम बता सकते हो कि वह कहाँ होंगी? वो एम्प्लॉय उसे निकिता का कैबिन बता देता है। काया बिना कैबिन का डोर नॉक किए अंदर चली जाती है। विपिन, रोहन, आशी और निकिता जो इस वक्त अपने प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग कर रहे थे कि जब काया को वहां पर देखते हैं तो उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं। काया उन सबको इग्नोर करके निकिता के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम बेशर्म लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदित्य को सेड्यूस करने की? निकिता, जो काया को देखकर शॉक थी, अचानक उसके खींचे जाने से होश में आती है और काया की बात सुनकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। निकिता, क्या तुम पागल हो गई? जो कुछ भी बकवास किए जा रही हो, मैं भला क्यों मिस्टर मेहरा को सेड्यूस करने लगी? काया, शरीफ बनने का नाटक करना बंद करो। क्या करने गई थी तुम मेहरा इंडस्ट्रीज? उसकी बात सुनकर रोहन बोलता है, काया मैम, आप मिस निकिता से ऐसे बात नहीं कर सकती और हम वहां पर मिस्टर मेहरा के ही बुलाने पर गए थे और वह भी अपनी मीटिंग के सिलसिले में। काया उस पर चिल्लाते हुए, मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो अपना मुंह बंद करो। और फिर निकिता की तरफ देखकर, तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं। 6 साल पहले पैसों के लालच में आदित्य से शादी करी और फिर उसे चीट किया, इसलिए आदित्य ने तुम्हें तलाक दे दिया था और अब तुम फिर से उसके करीब जाना चाहती हो। काया के मुंह से आदित्य और निकिता की शादी और तलाक की बात सुनकर रोहन, विपिन और आशी हैरान हो जाते हैं।
रोहन मन में सोचता है, मिस निकिता तो खुद इतनी बड़ी कंपनी के ओनर है, तो फिर वह पैसों के लिए किसी और से शादी क्यों करेंगी। वहीं आशी को आदित्य और निकिता की शादी के बारे में सुनकर इशिता और इशिका की याद आ जाती है। इशिता और इशिका की आंखें आदित्य से काफी हद तक मिलती थी। वहीं विपिन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की दुनिया के सबसे अमीर आदमी की एक्स वाइफ रह चुकी है। काया की बात सुनकर निकिता का दिमाग खराब हो जाता है। वह काया का हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा देती है और बोलती है, क्या जवाब देगी निकिता काया को? जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि निकिता को काया की कैसे बेइज्जती करनी चाहिए, क्योंकि सच में मुझे ना लोगों की बेइज्जती करनी नहीं आती, फिर चाहे वह नॉवेल हो या रियल लाइफ में। जब भी मेरी किसी से लड़ाई होती है तो मैं तब उसे कुछ नहीं बोल पाती और ना ही उसकी इंसल्ट कर पाती हूँ। लेकिन बाद में सोचती हूँ, मुझे ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता?